माध्यमों का यूज करते हैं तो ये कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सीखने में सहायता करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। प्रोग्राम लर्निंग में या कंप्यूटर सहायक लर्निंग में जो कंप्यूटर्स हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीखने में सहायता करते हैं, तो इसलिए एक नया नाम दिया गया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। पहले मीडिया था, ऊपर मैंने लिखा ही है एजुकेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया, पहले उसे माध्यम कहते थे, अब यहां टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो सेम है, जो सीखने में सहायक हो या पढ़ाने में जो सहायक हो, टीचिंग या लर्निंग एक भी आगे से कर सकते हैं। नहीं, वो ऐसा है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, जो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को आप इसकी सहायता से दिखा सकते हैं। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को आप एक टीचिंग एड की सहायता से दिखा सकते हैं। जैसे आपने कोई ट्रांसपेरेंसी बनाया है, उसको ओएसपी पे दिखा रहे हैं, तो जो आपने ट्रांसपेरेंसी पे बनाया वो आपका WIM, आप ओएसपी से दिखा रहे हैं तो ओएसपी आपका टीचिंग एड है। तो ओएसपी आपका, या ओएसपी की जो ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं WIM। ओएसपी की जो ट्रांसपेरेंसी जो आपने बनाया है, जो लिखा है, या कोई डायग्राम, जैसे आपको कोई लेसन प्लान उस पर बना दिए, वो WIM। अब हम आते हैं, इसके कुछ डिफिनीशन है, 5-6 डिफिनीशन है, तो कुछ डिफिनीशन से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या काम होता है। तो 1-2 डिफिनीशन आप लिख लें इसमें। टीचिंग एड, टीए का मतलब ट्रांजैक्शन एनालिसिस नहीं, टीचिंग एड है। सेकंड चैप्टर में हमने टीए ज्यादा यूज किया। यहाँ है डिफिनीशन ऑफ टीए या टीचिंग एड, आप कर सकते हैं, टीई कर दें यहाँ पे तो टीचिंग एड हो जाएगा, TEAI, टीचिंग एड। टीचिंग एड और sensory teaching aid are the sensory stimulus which stimulate and reinforce the learning. Which re-stimulate teaching aid or the sensory stimulus which stimulate and reinforce the learning. हिंदी में, हिंदी इसका लिख लिया कि पठन सहायक सामग्री, केवल लिखते चले जाओ, पठन सहायक सामग्री ज्ञानेंद्रियों की वह संवेदना है, ज्ञानेंद्रियों की वह संवेदना है जो सीखने की प्रक्रिया को क्रियाशील बना के, जो सीखने की प्रक्रिया को क्रियाशील बना के सीखना सुदृढ़ करते हैं, सीखना सुदृढ़ करते हैं। योग करते हैं तो वो माइंड तक जाता है। दूसरा आप लिख ले, टीचिंग एड
harmonize the triangular process of learning. That is IE, that is motivation, classification, teaching aid or the aids which harmonize the triangular process of learning, that is motivation, classification and simulation. हो गया? इसको हिंदी में आप लिख ले. पठन सहायक सामग्री वह सामग्री है जो सीखने के तीन बिंदुओं ब्रैकेट में लिख ले. प्रेरणा कामा वर्गीकरण और अनुरूपण. सिमुलेशन का मतलब होता है अनुरूपण. सिमुलेशन अनुरूपण जो टीचिंग एड्स या पठन सहायक सामग्री वह सामग्री है जो सीखने के तीन स्तंभ ब्रैकेट में प्रेरणा, वर्गीकरण और अनुरूपण ब्रैकेट क्लोज कर दे को समायोजित या एक रूप करता है. समरूप करना, समायोजित करता है, यानी तीनों को जोड़ता है, समायोजित करता है. हो गया? अगला पढ़ना टीए, टीचिंग एड टी मैं लिख देता हूं. टीचिंग एड हेल्प टू कम्युनिकेट the teaching aid help to communicate teaching aid help to communicate effectively between trainer and trainees in any teaching and learning condition. In any teaching and learning condition. The teaching communicate effectively between trainer and trainees in any teaching and learning condition. हिंदी आप लिख लें. पठन सहायक सामग्री किसी भी सीखने या शिक्षण की परिस्थिति में, पठन सहायक सामग्री किसी भी सीखने शिक्षण की परिस्थिति में विद्यार्थियों तथा शिक्षक के बीच संप्रेषण,
प्रभावी संप्रेषण बनाने में सहायता करता है। प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण बनाने में सहायता करता है। संप्रेषण बनाने में सहायता करता है। टीचिंग एड is a supplementary device which cater to clear the concept is cater to clear the concept of teacher correlate correctly with instruction and application. Teaching aid is a supplementary device which cater to clear the concept of teacher and correlate correctly with instruction and application. सप्लीमेंट्री डिवाइस यानी टीचिंग एड ये शिक्षक का जगह नहीं ले सकता है। सप्लीमेंट्री यानी पूरक है, सहायक है, लेकिन ये शिक्षक की जगह नहीं ले सकती, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। शिक्षक का अपना काम है, बट शिक्षक के कार्य में ये सहायता करती है, यानी इसलिए इसे पूरक कहते हैं। इट इज ए सप्लीमेंट्री डिवाइस। तो इसमें आप लिख लें पठन सहायक सामग्री पूरक उपकरण है। पठन सहायक सामग्री एक पूरक उपकरण है जो शिक्षक की अभिधारणा को स्पष्ट शिक्षक की अभिधारणा कंसेप्ट जो शिक्षक की अभिधारणा को स्पष्ट करके विषय वस्तु को अनुदेश व उपयोग से जोड़ता है। विषय वस्तु को अनुदेश व उपयोगिता उपयोग नहीं, विषय वस्तु को अनुदेश व उपयोगिता से जोड़ता है। मतलब क्या जरूरी है, कब क्या जरूरी है, विषय वस्तु को उपयोग और उपयोगिता से जोड़ता है। चलिए एक आध और लिख लीजिए। टीचिंग एड हर जगह यूज होता है। टीचिंग एड हेल्प इन क्लासरूम प्रेजेंटेशन and workshop demonstration by enhancing the understanding and reaching the quality.
Teaching aid help in classroom presentation and workshop by enhancing the understanding, enriching the quality. Okay. हिंदी में आप लिख लें। पठन सहायक सामग्री, पठन सहायक सामग्री समझने की गति को बढ़ाकर गुणवत्ता के स्तर को मजबूती प्रदान करके, गुणवत्ता के स्तर को प्रदान करके कक्षा के प्रस्तुतिकरण में कक्षा के प्रस्तुतिकरण तथा कार्यशाला की सहायता करता है, सहायता करता है। बस एक और लास्ट लिख ले, खत्म करते हैं। टीचिंग एड make the learning effective, interesting, interactive, interactive and inspirational. Teaching aid makes the learning effective, interesting, interactive and inspirational. हिंदी में आप लिख ले। पठन सहायक सामग्री के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया प्रभावी, रुचिकर, परिचर्चा युक्त, तथा इंस्पिरेशनल तथा प्रेरणा नहीं, इंस्पिरेशन को कहेंगे अंदर से जो उत्साहवर्धक हो जाती है, प्रेरणा तो मोटिवेशन हो गया, उत्साहवर्धक हो जाती है। बात तो ये, बट शब्द थोड़ा अलग है। और उत्साहवर्धक हो जाती है, ये कुछ इसकी डेफिनेशन है। यानी एक तरह से हम कहते हैं ना, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइस, ये एक पूरक है। जैसे टीचिंग एंड टीचिंग टेक्निक, पढ़ाना और तो टीचिंग टेक्निक इज ए सप्लीमेंट्री डिवाइस एंड टीचिंग जो मेन है, 4 स्टेप ऑफ टीचिंग है तो मेन है। इसके साथ साथ और भी जो कुछ आप ऐड कर देते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका एक टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो क्वेश्चनिंग इज ए टीचिंग टेक्निक और मेथड। तो क्वेश्चनिंग इज ए मेथड, नॉट ए मेथड। जैसे आपका लेक्चरिंग है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूं,
lecturing is a method, presentation is a method, demonstration is a method, discussion is a method, brainstorming is a method, but questioning is not a method, questioning is a technique. अब हिंदी में मेथड को भी तरीका कहेंगे, टेक्निक को भी तरीका कहेंगे, तो बट इंग्लिश में दोनों का एक शाब्दिक अर्थ होता है। उसी तरह से ये जो टीचिंग एड भी एक टेक्निक है, यानी एक पूरक डिवाइस है जो पढ़ाने में सहायता करता है। अब वो थियरी में भी आप यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगहों को यूज करते हैं, जहां भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड हम डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी आता है। भी आपको आता है तो इसलिए जानना चाहिए। एंटीडोट पहला इसमें है, टू वर्बल इंस्ट्रक्शन। जब किसी को दवा कोई गलत तरह से हो जाती है तो उसका एंटीडोज दिया जाता है ना, कि जिससे जो गलत हो गया वो सही हो जाए, मतलब उसका जस्ट प्रतिकार दिया जाता है, एक तरह से उसका अपोजिट। तो इसी तरह से टीचिंग एड क्या है, DOTE, एंटीडोट टू वर्बल इंस्ट्रक्शन, यानी मौखिक अनुदेश का एक प्रतिकार है। यानी मौखिक जहां आप बार बार डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ दिखाएंगे, कुछ शो करेंगे, तो मौखिक अनुदेश का यह एक विकल्प है। मौखिक अनुदेश का यह एक विकल्प है या प्रतिकार। एंटीडोट का मतलब होता है प्रतिकार। मोटिवेशन, प्रेरणा इससे मिलती है, यानी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां और होती है तो प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन एक अच्छा प्रेरणा इससे मिलती है जब कोई टीचिंग एड आप दिखाते हैं। अभिधारणा को पोषित या सुदृढ़ करता है, जो कुछ आप सीखते हैं वो और सुदृढ़ हो जाता है। अभिधारणा को सुदृढ़ करता है, अभिधारणा को सुदृढ़ करता है। ये आप लिख लें, डेवलप प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। डेवलप प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, सीखने के उचित क्रम का विकास करता है, सीखने के उचित क्रम का विकास करता है। डेवलप प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, सीखने के उचित क्रम का विकास करता है। इनकरेज, आगे आप लिख लें, इनकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन। Encourage classroom interaction. Encourage classroom interaction. तो कक्षा में परिचर्चा को प्रोत्साहित करता है। कक्षा में परिचर्चा प्रोत्साहित करता है। आपसी डिस्कशन को बढ़ाता है। कुछ आप दिखाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी भी उनका उत्तर देंगे, तो आपसी डिस्कशन इससे बढ़ता है। फोकस, रिप्लेनिश, सीखने पर विद्यार्थियों को केंद्रित करता है। सीखने पर विद्यार्थियों को केंद्रित करता है।
सीखने पर विद्यार्थियों को केंद्रित करता है। हो गया। प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। जैसे आप ये दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से कुछ चीजें, तो बट नेचुरल अब कैसे यूज होता है इसका तो आप सोचेंगे इसके बारे में। तो प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। रीइंफोर्स द लर्निंग, कई बार आ चुका है। रीइंफोर्स द लर्निंग, सीखने को सुदृढ़ बनाता है या सीखने को सुदृढ़ करता है। सीखने को सुदृढ़ करता है। रीइंफोर्स द लर्निंग। क्योंकि प्रेजेंटेशन में देखिए, जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसको पहले आप उसको बताते, दिखाते हुए उसी को बता देते हैं। जैसे कोई परिभाषा आपने बता दिया ट्रांसफार्मर की, परिभाषा आपने पहली बार बता दिया, प्रश्न पूछ लिया, अब चार्ट, ट्रांसपेरेंसी या पीपीटी जो भी आपके पास है उसको फिर वही परिभाषा बताते हैं। तो पहली बार जो आपने परिभाषा बताया किसी को डाउट रह गया है या कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो जब दूसरी बार वो देखेगा और सुनेगा क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं रीइंफोर्सिंग ऑफ द लर्निंग। तो टीचिंग एड के द्वारा जो कुछ भी डाउट होता है वो रीइंफोर्सिंग द लर्निंग। अगला पॉइंट को ये ऑफर doubts to clarify the doubts, संदेह दूर करने का अवसर प्रदान करता है। संदेह दूर करने का अवसर प्रदान करता है। Accelerate the pace of learning. Accelerate the pace of learning. सीखने की गति को बढ़ा देता है। Accelerate the pace of learning, सीखने की गति को बढ़ा देता है। सीखने की गति को बढ़ा देता है। Enhance concentration. Enhance concentration. Concentration का मतलब interest plus attention। जहां इंटरेस्ट होगा तहां वही केंद्रित होगा, और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है किसी वस्तु पर, इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। हिंदी में कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण और इंटरेस्ट को रुचि, अब दोनों को मिला दे तो ध्यानाकर्षण हो जाता है, यानी ध्यानाकर्षण को बढ़ाता है। ध्यानाकर्षण को बढ़ाता है। अटेंशन को आप मिला दें तो ध्यानाकर्षण को बढ़ाता है। प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग, बस बहुत इतना हो जाएगा। प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग, का समय आपको नहीं मिलता है
इसलिए प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग, सकारात्मक सीख को बढ़ावा देता है, सकारात्मक सीख को बढ़ावा देता है। प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग सकारात्मक सीख को बढ़ावा देता है। ठीक है, सकारात्मक सीख को बढ़ावा देता है। चले, इतना बहुत है, 5, 7, 10 पॉइंट तो हो ही गया होगा। कितने पॉइंट हो गए? 12 हो गए। ठीक है, 10 पॉइंट से ज्यादा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ऐसे ही 1-2 पॉइंट, 5-7 पॉइंट लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड। ऑफ टीचिंग एड, तो जो भी आप टीचिंग एड बनाए या टीचर्स के लिए होता है कि जो बनाए वो सोचे कि क्या, किस लिए मैं बना रहा हूं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंगफुल हो, उद्देश्यपूर्ण हो। इसका क्या उद्देश्य है? मीनिंगफुल यानी उद्देश्यपूर्ण हो। किस उद्देश्य के लिए आप इसे बना रहे हैं उसका आप ध्यान रखें। मीनिंगफुल, मोटिवेट द लर्नर, मोटिवेट द लर्नर, विद्यार्थियों को प्रेरित करे, विद्यार्थियों को प्रेरित करे। ये आप लोगों से बताते समय, क्योंकि आप ही बनाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखें कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह प्रेरित करे। ठीक है, आज पहले का उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण हो, किस उद्देश्य के लिए आप, वो आप ध्यान अवश्य रखें। मैंने आपको टीचिंग एड अगर लेसन प्लान में देखें, देखने में आकर्षक हो और देखने में बहुत भड़कीला चमकीला हो, ठीक है, वो होना चाहिए, लेकिन इसका कुछ इंफॉर्मेशन भी हो। नॉट ओनली अट्रैक्टिव एंड बट आल्सो इंफॉर्मेटिव, तो कुछ इंफॉर्मेशन भी दे। अगला पॉइंट, एक्यूरेट इन ऑल एस्पेक्ट, इसमें पूर्णता हो, यानी जो आप बनाए हो पूर्ण हो, आधा न हो, या आधा एक में आधा दूसरे में, ऐसा नहीं। पठन सहायक सामग्री में पूर्णता हो, यानी पूर्ण रूप से बनाई गई हो। किसी जिस उद्देश्य को लिए आप बना रहे हैं इसमें पूर्णता हो। एक्यूरेट इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरह से पूर्ण हो, कमी कुछ न हो। यानी जो उद्देश्य आप बताना, या किसी पार्ट्स को बता रहे हैं, तो अगर किसी मशीन के 4 पार्ट्स हैं तो चारों पार्ट उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एक में है, दो दूसरे में है। कोशिश करें छोटा ही बने, लेकिन चारों पार्ट उसमें आ जाए। तो एक्यूरेट इन ऑल रिस्पेक्ट, मेंटल, ये तो हमेशा आता है, फिर भी आएगा। एट द मेंटल लेवल ऑफ लर्नर, मेंटल लेवल ऑफ विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप हो, विद्यार्थियों की समझ के अनुरूप हो, की समझ के अनुरूप हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां होते हैं वहां तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा कितना महंगा है। चलो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट का पैसा आता है, तो फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कीमत, उसकी कीमत के अनुरूप है, यानी कीमत प्रभावशाली हो, यानी कीमत उसकी तर्क संगत हो, ये लिख लें। कीमत उसकी तर्क संगत हो। लार्ज इनफ, be easily, to be easily seen by all trainees,
large enough to be easily seen by all trainees, यानी इस प्रकार हो कि सभी विद्यार्थी, आकार इस प्रकार हो कि सभी विद्यार्थी आसानी से देख सके। मिटा दो, आगे आप लिख लें। इम्प्रोविस, इम्प्रोविस यानी उन्नत तकनीक। रेशेंट जो तकनीक है उसके अनुसार बनाया गया हो। इम्प्रोविस पुराना जो तरीका चल रहा है उस तरीके से आप उसे बनाएं, देखने में भी अच्छा हो और कोई सूचना यानी नवाचार एक तरह से आप इम्प्रोविस। हाँ, इम्प्रोविस, IMPROV, इम्प्रोविस। और जरूरी है रिलेटेड टू दी टॉपिक अंडर डिस्कशन, related to the topic under discussion, related to the topic under discussion। पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित हो, पाठ से संबंधित हो, पढ़ाए जाने वाले से संबंधित हो। आगे आप लिख लें इजिली पोर्टेबल, इजिली पोर्टेबल यानी आसानी से आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, आसानी से उसे ले जा सके। आसानी से उसे ले जा सके, हो गया। इजी टू डिस्प्ले, इजी टू डिस्प्ले है आसानी से उसका प्रदर्शन कर सके या आसानी से दिखा सके, आसानी से उसका प्रदर्शन। इजी टू डिस्प्ले, इजी टू डिस्प्ले, easy to display, can be handled by, can be handled by trainees also, can be handled by trainees, विद्यार्थी भी उसका उपयोग कर सके। कैन बी हैंडल बाय ट्रेनिज, जब आवश्यक हो तब विद्यार्थी को भी कहें कि आप आओ और इस ट्रांसपेरेंसी या इस टीचिंग एड का उपयोग करो। तो कैन बी हैंडल बाय ट्रेनिज आल्सो, विद्यार्थी भी उसका उपयोग कर सके। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कितने पॉइंट हो गए? चलो 11-12 हो गया, ठीक है। और ये आप हो सकते हैं, ये तो जस्ट फॉर एक बार नॉलेज। अब हम आते हैं टाइप ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड के प्रकार। टीचिंग एड तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। तो जो केवल सुनने वाले हैं, दूसरा है वो केवल देखने वाले हों, और तीसरा दोनों, सुनने वाला भी हो और देखने वाला हो। तो इसी तरह से पहला ऑडियो एड, दूसरा विजुअल एड और तीसरा ऑडियो विजुअल। ऑडियो एक यानी श्रव्य कहते हैं इसको हिंदी में,
श्रव्य पठन सहायक सामग्री, और इसे कहते हैं दृश्य, इसे कहते हैं दृश्य और श्रव्य। ऑडियो है श्रव्य और दृश्य, श्रव्य और दृश्य। तो ये तीन तरह के होते हैं। इसमें जो यूज होते हैं उसके हम नाम बताते जाएंगे। अब उसका फंक्शन और कार्य तो आपको पता ही होगा, या पता है सबको। तो ऐसा या विजुअल में और ऑडियो विजुअल में कौन से एड हम यूज करते हैं और किस प्रकार से। दूसरा, इसमें कुछ भी आप यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो वो समान है, जैसे ये है प्रोजेक्टर है, तो ये इसका जो भी बना है, जिससे भी बना है, इसको हम हार्डवेयर कहेंगे। दिखाता है, जिसके माध्यम से दिखाता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि जो सॉफ्टवेयर, तो किसी भी ऑडियो विजुअल एड के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज होते हैं। आप अरविंद यादव भाई के सामने बैठे हैं, कोई बात नहीं। दोनों हम तीनों का बताते चलेंगे। तो पहला हम शुरू करते हैं ऑडियो से। ये हार्डवेयर, सॉरी, जरा आप हार्डवेयर लिख लें और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर। तो रेडियो, जो रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन से जो प्रोग्राम आप हो गया, जो आप प्रोग्राम सुनते हैं वो उसका सॉफ्टवेयर हो गया। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड प्लेयर होते थे जिसमें जो साउंड होती थी, आपने देखा होगा पिक्चर में जो दिखाई देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका जिससे वो चलाता है, का यूज नहीं होता है, बट कम से कम आप नाम जान जाए। बड़े जिसमें वो हवा भरते थे, अब नहीं इसका यूज होता है, तो उसे ग्रामोफोन कहते हैं। हाँ हाँ, वैसे जो चलता, ट्रैक होते थे। तो हाँ, मूवी में भी या उसमें, या पहले होते थे, पहले जो बड़े बड़े साउंड या जो डिस्प्ले, ये जैसे वो करते थे, एडवर्टाइजमेंट वाले जो चलते थे 15-20 साल पहले। खैर अब तो सब डिजिटल हो गया, तो उसका हाँ थे वो नहीं। चलिए, उसके बाद या कैसेट लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं, ऑडियो लाइब्रेरी होगा। ऑडियो कैसेट पहले था, नहीं है ऑडियो कैसेट। स्टोर करते थे उसको एक जगह पे, तो उसको हम ऑडियो लाइब्रेरी बोलते हैं। और बहुत पहले यूज होता था, बट अब नहीं होता है। अब ऑडियो टेप, डिजिटल टाइप है। पहले वो ऑडियो टाइप जो पुराने होते थे, उसमें ऑडियो टेप होता था। हाँ, वॉकमैन जिसे बोलते थे, या फिर आपके रेडियो वीसीबी प्लेयर भी आने लगा था, उसके साथ ही लगा होता था। उसमें ऑडियो कैसेट डाल दीजिए तो गाने बजने लगते। बिल्कुल बिल्कुल
सही तो आप जानते हैं, बट अब इसको टीचिंग में वैसे भी कहीं नहीं यूज होता है, चल वो तो आपको पता ही है। कंपैक्ट डीवीडी, पेन ड्राइव, ये आजकल यूज होता है, और इसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। ये इसका जो भी उसमें आप सूचना रखते हैं वो सॉफ्टवेयर है। ये आजकल यूज होता है, और तो सब खत्म हो गए हैं, बट ठीक है, एक बार जानने के लिए तो चल रहा है। इसी में आ जाएगा, डीवीडी में ही आ जाएगा, हार्ड ड्राइव जो भी है वो सब, इसमें वीडियो ऑडियो दोनों आ जाते हैं डीवीडी में। तो ठीक है, हार्ड ड्राइव में तो दोनों भी हो सकता है, भी हो सकता है, डीवीडी हार्ड ड्राइव भी लिख लो, कोई बात नहीं। हार्ड ड्राइव को जनरली क्लास में कभी यूज नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ये तो हम टीचिंग एड कर रहे हैं, इसलिए हार्ड ड्राइव मैंने ये लिखा था। बट उसमें आप ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टोर करके दिखा देते हैं क्लास में, पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर है, सुनाना है तो ठीक है, तो उसको प्ले कर देते हैं और सुन लेते हैं। तो ये सीडी या कंपैक्ट डिस्क भी है, आजकल जो कंप्यूटर में चलता है वो कंपैक्ट डिस्क है। डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले जो भी होता है, डिवाइसेस है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। तो ये ठीक है, कोई डाउट इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं, बस केवल नाम ही है, कोई जरूरत भी नहीं। रेडियो तो आप भी सुनते हैं, रेडियो मिस्ट्री तो सभी सुनते हैं, ठीक है, तो रेडियो के प्रोग्राम तो आप सुनते ही हैं, और उसमें एजुकेशनल प्रोग्राम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनोरंजन ही है। तो रेडियो में भी है, रेडियो के प्रोग्राम भी आते हैं जो आपको कुछ न कुछ, उससे आपको एजुकेशन के भी प्रोग्राम है जहां आपको कुछ न कुछ सूचनाएं मिल जाती है। वीडियो ओहो वीडियो वीडियो बोल रहा तो वीडियो याद रहा माइंड में वीडियो था, माइंड ने डायरेक्ट कर दिया वीडियो है। विजुअल एड क्या क्या हो सकते हैं, पुराने भी नए हैं। तो विजुअल एड में जैसे टीवी प्रोग्राम आते हैं, टीवी इसके जो प्रोग्राम्स आते हैं जो आप टीवी पे देखते हैं और सुनते हैं, तो उसमें दोनों, हालांकि है सुनना और दिखना दोनों होता है, मेन हमारा सुनना तो विजुअल में है, या ऑडियो विजुअल है, नहीं सॉरी ऑडियो विजुअल, दूसरा ऑडियो विजुअल। दोनों है इसमें है, इसको आप लिख ले, कोई बात नहीं, ऑडियो विजुअल आप लिख ले, फिर हम विजुअल पाते हैं, इसको आप ऑडियो विजुअल कर दे, क्योंकि दोनों होता है तो क्यों गलत है। चलिए अब ये शुरू हो गया तो इसी को कर ले, आप वहां या तो क्रम चेंज कर लेंगे या इसको बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ऑडियो विजुअल अब हम आते हैं कि ऑडियो और या आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सबसे आपका इजी है टीवी प्रोग्राम, तो टीवी पर जो कुछ भी जो प्रोग्राम है वो उसका सॉफ्टवेयर है, टीवी में आप देखते हैं, वो सुनते भी हैं और देखते हैं, तो ऑडियो विजुअल दोनों हो गया। साउंड फिल्म प्रोजेक्टर बहुत पुराना था, अब तो यूज नहीं होता है, बट फिर भी साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, साउंड फिल्म रील पे, बड़ी सी रील पे पहले चलता था, पुराने समय 10 साल 15 साल पहले अगर सिनेमा घरों में भी देखे थे वो रील पे चलता था। हाँ, और हमारे
CSIB में 2001 में जब गया था तो वहां एक बहुत बड़ा ऑडियो विजुअल लैब था, उसमें ये सब रखा हुआ है। आज भी शायद रखा हो, पता नहीं, 10-12 साल से तो नहीं है, आज भी शायद रखा हो, हटा दिए हो। तो पूरे ऑडियो विजुअल एड्स वहां हो, नाम के साथ उसका स्पेसिफिकेशन और कहाँ यूज होता है कैसे करके वो पूरा है। तो साउंड फिल्म प्रोजेक्टर से करते हैं, हाँ, उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसके बाद तो उसमें साउंड फिल्म भी होती है, साउंड फिल्म भी उसके साथ यूज किया जाता है, जो उसमें चलता है उसके साथ। सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइजर एक्चुअली दो सिंक्रोनाइजर जो यूज किया जाता है, इसमें दो चीज होता है। ऑडियो के लिए यह टेप रिकॉर्डर यूज करता है, टेप रिकॉर्डर प्लस स्प्लिट प्रोजेक्टर। स्प्लिट प्रोजेक्टर को कहीं कहीं आप देखेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर भी लिखा है, तो अगर ये सब यूज नहीं होते हैं, नाम अलग अलग है। तो ये सिंक्रोनाइजर में केवल एक विजुअल था, पहले केवल विजुअल, यानी इन्होंने एक टेप रिकॉर्डर यूज करके ऑडियो ऐड कर दिया, तो विजुअल और ऑडियो दोनों हो गया। अब खैर यूज ये भी नहीं होता है, सिंक्रोनाइजर भी इसको यूज नहीं करते हैं। और स्प्लिट प्रोजेक्टर, ये यूज किया जाता था, स्प्लिट प्रोजेक्टर। स्प्लिट प्रोजेक्टर, स्प्लिट फिल्म इसमें यूज होती थी, टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों में चलती थी स्प्लिट फिल्म। स्प्लिट फिल्म, इसमें बाद में वो साइड में साउंड ट्रैक लगा दिया गया था, बट पहले शुरू में जब ये आई थी तो ये केवल विजुअल ही था, बाद में इसमें साउंड देके से ऑडियो और विजुअल, यानी इसको सिंक्रोनाइजर में चेंज किया गया। ये इसका इंप्रूव्ड वर्जन है सिंक्रोनाइजर जो करेंगे। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टीवी, क्लोज सर्किट टीवी यानी प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम। VCP, VCR भी इसी में आएगा। मोबाइल तो आजकल एडवांस में आ ही जाएगा, मोबाइल में तो सब कुछ है आपका, मोबाइल भी आप दिखा सकते हैं क्लास में। हाँ, बट हम अभी पुराने से चल रहे हैं ना, अभी जो पहले वाले हैं उनको देख लें। अब ये हमारे से भी पहले जमाने के हैं, अब हमारे जमाने में आएगा। ये तो हमारे जमाने का आ गया, सीसीटीवी यूज होता है। आप शादी विवाह में देख, प्रोजेक्टर्स हैं और दूसरे प्रोजेक्टर्स हैं, यूज होते थे। चलिए, हो गया ये वीडियो कैसे। इसके लिए वीडियो प्लेयर होता था, जिसे हम VCP बोलते थे। VCP की कितनी डिमांड होती थी, यहाँ एक महीने के VCP और VCR के कोर्सेस 2000 के आसपास चलते थे। लेकिन जब मैं आया उस समय तक ये खत्म हो गया था, 2004-05 में। टीवी, VCP और VCR के रेगुलर कोर्सेज चलते थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स थे, इतनी भीड़ इसमें हुआ करती थी, रिपेयर और मेंटेनेंस इसका चलता। चलिए, वीडियो प्लेयर, अब इसके बाद वीडियो रिकॉर्डर। वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर में क्या होगा, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। ये वीडियो प्लेयर केवल कैसेट डाल देंगे तो और रिकॉर्ड नहीं करता, ये इसको VCP बोलते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड करेगा।
अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो दोनों आता था, इसे वीडियो रिकॉर्डर कहते हैं। और इसके जगह अब आजकल जो एडवांस आपका है रिकॉर्डर, डिजिटल रिकॉर्डर, डिजिटल रिकॉर्डर में भी जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर देंगे वो आपका रहेगा ही। मोबाइल फोन और जितने भी डिवाइसेस हैं सब इसमें आ जाएगा, ये आप इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो विजुअल सब सुन सकते हैं। और कोई डिवाइस जो रिसेंट में है वो सब इसमें पेन ड्राइव भी आ जाएगा। इसमें पेन ड्राइव में आप स्टोर भी करते हैं, देख भी, कहीं कंप्यूटर में या कहीं आपको लगाना पड़ेगा तो आप उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन मोबाइल में यह है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मोबाइल में दोनों फैसिलिटी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसी के स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बट पेन ड्राइव में वो फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पेन ड्राइव को हम यहां नहीं रखते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव को तो कहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा ना पेन ड्राइव को, तो इसलिए ऑडियो में उसको रखा गया है, इसलिए उसको ऑडियो में रखा गया, सुन तो सकते हैं। तो ये जो भी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है ये भी आप क्लास में एज ए टीचिंग एड कुछ दिखा सकता है कि भाई उस रिलेटेड कंटेंट में कहां है वो आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो नाम ही है केवल। चलिए तीसरा वीडियो विजुअल एड। अब विजुअल एड दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड यानी जहां आप प्रोजेक्शन करते हैं, प्रक्षेपित करना, इसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रक्षेपित। और इसे कहेंगे प्रक्षेपित। जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना, कहते हैं प्रोजेक्ट होता है प्रक्षेपित, यानी किसी लाइट से आप कहीं थ्रू करके दिखाते हैं तो वो प्रक्षेपित होता है। और जहां केवल आप देखते हैं तो उसे हम नॉन प्रोजेक्टेड कहते हैं। जहां आप केवल देखते हैं उसे नॉन प्रोजेक्टेड कहते हैं। लाइट के थ्रू जैसे आप सिनेमा घरों में देखते हैं, दूसरी जगह देखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टेड। तो नॉन प्रोजेक्टेड में इसमें सबसे सिंपल और सबसे आसान जो है चार्टबोर्ड, और प्रोजेक्टेड बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, बेल्ट बोर्ड, FELT फेल्ट, आप जो कटआउट फेल्ट के आप देखते हैं आजकल, तो सब फेल्ट बोर्ड उसे हम बोलते हैं। फ्लाइनेट या फ्लाइनल बोर्ड भी कर सकते हैं, फ्लाइनल या फ्लाइनेट। कहीं कहीं पे किसी बुक में आपको टी भी मिलेगा। यहाँ फ्लाइनल वो एक कपड़ा होता है जो उसके ऊपर लगा देते हैं, परफोरेटेड बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड पर एक कपड़ा जो है फ्लाइनल या फ्लाइनेट का कपड़ा लगा के करते हैं। और प्रिंटिंग मशीन, ये है इतने नॉन प्रोजेक्टेड एड से करते हैं। ये प्रक्षेपित कुछ नहीं करता है, लाइट का यूज यहां नहीं आप करते हैं, तो इसे हम नॉन प्रोजेक्टेड यानी चार्ट बोर्ड, या यहां आजकल जो क्या उसको इस मार्कर बोर्ड, तो चार्ट बोर्ड और मार्कर क्या समझे,
यहाँ पर आप कर सकते हैं मार्कर बोर्ड। आजकल चाक बोर्ड की जगह मार्कर बोर्ड यूज होता है, तो मार्कर बोर्ड। मार्कर पेन, यानी दो तरह की पेन होती है, परमानेंट मार्कर और टेम्परेरी मार्कर। तो एक टेम्परेरी मार्कर पीस, टेम्परेरी मार्कर हम इसमें यूज करते हैं। तब चाक परफ्लोटेड बोर्ड में वो अलग अलग, कहीं कहीं आपने देखा होगा ना किसी ऑफिस में या उसमें अलग अलग शब्द बने होते हैं। शब्द को उसमें होल होता है, उस होल में फंसा देते हैं। ऐसे होल को शब्द में फंसा देते हैं, सारे शब्द को होल में फंसा देते हैं, डिस्प्ले की जाती है किसी बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं। या जनरली पहले आपको भी हुआ करता था जब ये डिजिटल का नहीं था या एल्स प्रोजेक्टर्स नहीं थे, तो वहां पर वो डिस्प्ले करते थे। उसी तरह से बुलेटिन बोर्ड भी होता है, स्क्रॉल भी हमारे स्क्रॉल बोर्ड। अब इसके या उसका हो जाएगा मार्कर। डिफरेंट वर्ड्स, जो डिफरेंट वर्ड आप उस पर लगाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स और फोटोग्राफ, जो आप फोटोग्राफ भी कहीं कहीं लगता है, भी लगा सकते हैं और फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। तो ये इसके सॉफ्टवेयर हो गए। और मैग्नेटिक बोर्ड में मैग्नेटिक मटेरियल, यानी यही वर्ड और पिक्चर यूज किया जाएगा, लेकिन वो मैग्नेटिक मटेरियल का होगा। मैग्नेटिक मटेरियल किया जाएगा। फेल्ट बोर्ड, फेल्ट कटआउट, इसे फेल्ट कट आउट भी कहते हैं। एक ही होता है, कोई भी मशीन का आपने बना दिया फेल्ट, या किसी पार्ट का, या रैलियों में देखते नेताओं का फेल्ट कटआउट लोग लेके चलते हैं, तो वो भी होता है। फ्लैनल, फ्लैनल में ग्राफिक डिस्प्ले, जो चार्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, और इस तरह के जो आप चार्ट, ट्रांसपेरेंसी, कोई कार्टून बना दिए, कोई काम दिए, इस तरह से जो आप बना देते हैं उससे ग्राफिक कहते हैं उसको। तो उसमें शब्द भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए ग्राफिक वो होता है। तो जो ग्राफिक डिस्प्ले होते हैं वो आप फेल्ट पर भी यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप उसको कहीं आप यूज कर सकते हैं, इसको आप बोर्ड पर भी यूज कर सकते हैं, केवल सिंपल पेपर पर। जैसे आप देखिए, आप यहाँ चार्ट बने हुए हैं, लगे हुए हैं, की है। अब इसमें कहीं लिखा भी है, कहीं फोटो भी बना है, कुछ डायग्राम भी बना है, तो ये सब ग्राफिक में आते हैं। प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग मशीन में क्या बन सकता है? बुक होगी, हैंड आउट और लीफलेट। लीफलेट में ऊपर लिख देता हूं, लीफलेट पैम्पलेट, छोटे छोटे जो किसी प्रचार के लिए, कुछ के लिए छोटे छोटे जो पैम्पलेट्स बनाए जाते हैं, तो उन्हें लीफलेट भी कहते हैं। लीफलेट यानी छोटा, किताब होती है, हैंड आउट मानी कोई स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जो किताब से पतला और छोटा हो, उसे हैंड आउट कहते हैं। किताब में मान लीजिए 14 चैप्टर है, तो किसी एक चैप्टर का प्रिंट अगर निकाल लें तो वो हैंड आउट हो जाएगा पूरा आपका। जैसे 14 चैप्टर आपके हैं इसमें CITS के POT में 14 चैप्टर है, तो उसकी जो बुक बन जाएगी वो तो बुक हो गई, लेकिन अलग अलग को आपने प्रिंट, वो प्रिंटिंग मटेरियल से बनता है। और एक तो वो लीफलेट हो गया, तो उसे लीफलेट कहते हैं। इसमें कोई डाउट हो गया? अब आते हैं प्रोजेक्टेड।
सबसे इजी क्या होता है जो आपने देखा होगा, या वही यहां भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ओवरहेड प्रोजेक्टर जहां प्रोजेक्ट करते हैं, तो कोई भी ओएसपी यहां पर होगा, कहीं आप देख लेंगे होगा, जरूर रखा होगा। तो ओएसपी, हाँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएसपी ओवरहेड प्रोजेक्टर इसको कहते हैं। लिख दूं या ठीक लिख लेंगे? ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर जो केवल प्रोजेक्ट ही करता है, साउंड इसमें नहीं होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, मीडिया इसको यूज करते थे, ये ऐसे सीधा होकर बेंड होता है, यानी एक एंगल को मुड़ा होता है, और इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, फिक्स एंगल उसका होता है, ऐसे मुड़ा होता है। और उसके जो ट्रांसपेरेंसी जो होती थी वो भी ऐसे ही ओपैक बनती थी, मतलब वो आधा ट्रांसपेरेंट और आधा वो होती, ओपैक इसका होता था, उसे पीडिया इसको कहते हैं। लूप प्रोजेक्टर, अब ये भी नहीं यूज होता है, पहले यूज होता था। इसमें साउंड नहीं होता है, इसके लिए केवल प्रोजेक्ट करने का काम, मतलब कोई पिक्चर केवल दिखाना है, साउंड नहीं होता है इसमें, केवल पिक्चर आप दिखा सकते हैं। लूप प्रोजेक्टर, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के समय इसको दिखा सकते हैं, उसको चलता रहता है तो उसमें जो, और इसमें साउंड नहीं होता है। फिल्म यूज होता है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव बोर्ड अब आपका आ गया, जो अब यूज होता है। इंटरैक्टिव बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड में जैसे आपको एलसीडी और एलईडी टाइप भी होते हैं, एलसीडी से होते हैं, और डीएलपी के भी होते हैं, जन अलग अलग तरह के होते हैं। ये जैसे यहां पर है, ये प्रोजेक्टर्स के साथ डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है। ये है प्रोजेक्टर आपका, जो डिस्प्ले, इसमें आवाज नहीं है बट ये डिस्प्ले करता है जो भी मटेरियल, उस पर आप देख सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर, एक स्पेशल उसके लिए पेन होती है, डिफरेंट कलर की पेन होती है, जिसके द्वारा उसको बनाया जाता था। बहुत बनाया हमने ट्रांसपेरेंसी। स्लाइड प्रोजेक्ट, PAPU मतलब टाइप में होता है। OPA की ओपैक फिल्म, स्प्लिट फिल्म, अब ये सब यूज नहीं होते, बट ठीक है, नाम आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, कभी कोई पूछ दे तो उसके लिए है। और इंटरैक्टिव बोर्ड्स में तो ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर ये मीडिया है जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा वही प्रोजेक्ट करता है। जो मटेरियल आप इसमें यूज करेंगे, ये ऑलरेडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिख दूं? क्या है ये? है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, इसके आगे डिस्प्ले भी है, यानी इसमें डायोड्स लगे होते हैं, या तो लिक्विड क्रिस्टल होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट डिस्प्ले, आगे डिस्प्ले भी इसमें होगा, और डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिस्प्ले।
डिस्प्ले होगा ये। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट को ये प्रोसेस करके डिस्प्ले करता है, डिजिटली लाइट को प्रोसेस करके फिर डिस्प्ले करता है। लिक्विड क्रिस्टल होता है, लिक्विड क्रिस्टल के द्वारा लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही सीधे बोल देते हैं, एक्चुअली ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस डिस्प्ले। यहां भी आगे डिस्प्ले होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिस्प्ले, आगे वो डिस्प्ले करता है। इनके जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है जो और फिर वो कि जो मटेरियल आप प्रोग्राम बनाएंगे उसको ये डिस्प्ले कर देगा। जैसे ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी में जो लिखेंगे आप वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ भी जो आप लिखेंगे, जो कुछ भी लिखा होगा कंप्यूटर में, पेन ड्राइव में या जहां भी आप रखे होंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो डिस्प्ले हो रहा, आप पढ़ रहे हैं। अब कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कोई और इसमें बस यही है। तो OSP तो खत्म हो गया, अभी इंटरेक्टिव बोर्ड ही आपका चल रहा है। तो ये और सब तो खत्म ही हो गए हैं और सब यूज नहीं होते हैं, तो जस्ट फॉर द नाम उसको आप कर सकते हैं। डिस्प्ले बोर्ड जो मैंने अभी आपको बताया, यानी जो डिस्प्ले बोर्ड नॉन प्रोजेक्टेड बोर्ड में हमने चाक बोर्ड ये सब जितने बोर्ड, तो उसमें कुछ डिस्प्ले बोर्ड भी आए थे। तो डिस्प्ले बोर्ड क्या क्या डिस्प्ले के लिए जो यूज होते हैं उन्हें हम डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। कर सकते, बट उसमें दोनों होता है और विजुअल दोनों आता है, इसलिए विजुअल में उसको यूज नहीं करते। वही वो आपको 11th चैप्टर में आएगा। उसको कंफ्यूजन रहता है, उसको रखते नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन। जैसे मैंने कहा पेन ड्राइव देखने के लिए कोई आपको विजुअल डिवाइस चाहिए तो उसके ऑडियो में रखा गया है। बिल्कुल सही, पोर्टेबल तो हो सकता है। तो डिस्प्ले बोर्ड, इसमें डिस्प्ले बोर्ड में तो जैसे बुलेटिन बोर्ड की तरह होता, लेकिन ऑफिसों में अक्सर इसे यूज करते हैं बुलेटिन के लिए, कुछ बताने के लिए, सूचना देने के लिए उसे बुलेटिन बोर्ड करते हैं। और स्क्रॉल रोल, SCRO, स्क्रॉल रोल बोर्ड। सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका तो है, कर सकते हैं, बट जो यूज होता है वो मैंने उसमें बता दिया पीछे आपको बताया ही है। तो वही इसका जो आप इसमें मटेरियल डिस्प्ले करेंगे वही इसका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहा हूं, केवल हार्डवेयर। बोर्ड में जो कुछ मटेरियल आपको लगाना इनमें, जैसे यहाँ गेट पर जो बोर्ड रखा है उस पर कोई कल एक प्रोग्राम होगा वो लग गया तो बुलेटिन बोर्ड हो गया। कल कोई प्रोग्राम हो, कोई फंक्शन है या कोई स्पोर्ट्स का मीट है तो बुलेटिन बोर्ड का काम कर। स्क्रॉल रोल यानी एक के ऊपर एक, आप जनरली यूनिवर्सिटी या बोर्ड होते हैं, एक दो बोर्ड लगे होते हैं, चेन होती है, एक को ऊपर कर दिया तो दूसरे में लिख लिया, इसको लिख के ऊपर कर दिया तो वो आ जाएगा। ऐसे होता है, दो बोर्ड एक साथ चलते हैं, एक के ऊपर एक, तो उसको स्क्रॉल रोल बोर्ड कहते हैं। एक्चुअली चाक बोर्ड या मार्कर बोर्ड ही होता है, बट जहां ज्यादा लिखना होता है, एक को लिख के टीचर ऊपर कर दिया, पेनी जिसको लिख रहे हैं तो दूसरे पे तब तक वो अपना लिखे, या कुछ डायग्राम बनाना है या स्केच करना वो करता रहे, समय की बचत हो, इसलिए उस बोर्ड को यूज करते हैं। परफोरेटेड बोर्ड तो उसमें भी था, बट उसको डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं। परफोरेटेड बोर्ड, हेल्थ बोर्ड, चाक बोर्ड तो जनरली डिस्प्ले के लिए नहीं यूज होता। चाक बोर्ड के छोड़ के और जितने हैं उस पर कोई मटेरियल डिस्प्ले करते हैं, इसको
डिस्प्ले बोर्ड भी कहा जाता है, इसलिए इसे डिस्प्ले बोर्ड भी कहा जाता है। प्लैनेट बोर्ड, और मैग्नेटिक बोर्ड। एक्सेप्ट चार्ट बोर्ड जो कि आप लिखने के काम में आते हैं, और जितने बोर्ड होते हैं उस पर कोई न कोई जो आप चाहें डिस्प्ले कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एक डिस्प्ले बोर्ड भी इन्हें कहा जाता है। वो नाम सभी आते हैं, बट इनको हम डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं, इनको डिस्प्ले बोर्ड कहा जाता है। स्क्रॉल रोल बोर्ड, परफोरेटेड बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, प्लैनेट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, तो ये बोर्ड है। बढ़िया, चलो लिख लो, कोई बात। लगता समय नहीं, मैं इसको खत्म कर लूं आज, कम से कम नाम खत्म कर लें, फिर कल से शुरू करते हैं। प्लैनेट बोर्ड और मैग्नेटिक बोर्ड, प्लैनेट बोर्ड के बाद मैग्नेटिक बोर्ड हो गया। ग्राफिक्स, जैसे ये है जो चार्ट लगे, इसमें लिखा है, बना है, तो ये सब चार्ट है, पोस्टर है, कार्टून्स है। इसको भी हम एज ए टीचिंग एड यूज करते हैं। इसको हम ग्राफिक एड कहते हैं, इसे आप ग्राफिक एड करते हैं। ये ग्राफिक एड्स होते हैं, और इसमें जैसे पहला तो ग्राफ आता है, सिंबल, एंड जो अपनी क्लास में आप यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो कार्टून एंड ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, एंड पिक्चर, वर्ड्स एंड न्यूमरल्स, स्केच एंड डायग्राम। ये भी टीचिंग एड कहे जाते हैं। ये नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड है। ये जितने भी हैं नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड में आते हैं। ग्राफिक्स जो भी है, जो भी आप डिस्प्ले करते ही हैं, इसको किसी न किसी बोर्ड पर आप डिस्प्ले करेंगे, या वैसे दीवालों पर, जैसे यहाँ दीवालों पर डिस्प्ले हो गया है, तो दीवालों पर भी डिस्प्ले हो जाता है, पर जनरली ये बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड्स पे ये ग्राफिक्स डिस्प्ले किया जाता है, और इसे हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग एड। विजुअल टीचिंग एड, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग एड, NPVT, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग एड। ग्राफ कितने तरह के होते हैं वो हम आते हैं। ग्राफ है साइन, यानी कोई चीज आपने साइन किया है, साइन फॉर्म में कुछ बनाया है। सिंबल यानी कोई संकेत, जैसे रोड सेफ्टी के सिंबल अलग अलग होते हैं, तो रोड सेफ्टी का जो सिंबल बना होता है वो भी एक टीचिंग एड में आता है। कार्टून एंड कॉमिक्स तो आप जानते हैं, अलग अलग तरह के कॉमिक्स भी होती है, कार्टून भी अलग तरह के होते हैं। तो कार्टून एंड कॉमिक्स अगर आप कोई अपने टीचिंग एड में यूज, फोटोग्राफ एंड पिक्चर, कोई फोटो या पिक्चर आप यूज करते हैं। वर्ड्स एंड न्यूमरल्स यानी नंबर, संख्या। न्यूमरल्स का मतलब हुआ संख्या और शब्द। वर्ड्स का मतलब ये शब्द हो गया कि जो कोई, जैसे इसमें यूज हुआ होगा ना, ये देखिए जो लिखा हुआ है, और वहां 1 2 3 4 अगर कहीं लिखा है तो वो संख्या हो गई। संख्या और शब्द जो आप यूज करते हैं, वर्ड्स एंड न्यूमरल। स्केच, कोई स्केच आप बनाते हैं, जैसे यहाँ स्केच बना है उष्मा वाला, देखिए लाइट का है, आगे कोई वो ग्राफ में है, वो तो ग्राफ फॉर्म में है, सर्कुलर ग्राफ है, सर्किल ग्राफ है, बट
वो भी एक तरह का डायग्राम ही है, या पीछे वो बना है जो वो डायग्राम है, सामने जो बिल्कुल है, क्या लिखा है, इंजन। हाँ, जो इंजन है वो, हाँ ये भी है, ये भी डायग्राम है, बिल्कुल सही। तो ये इतने तरह के आप टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं। कोई साइन एंड सिंबल, कार्टून एंड कॉमिक्स, फोटोग्राफी एंड पिक्चर, वर्ड्स एंड न्यूमरल, स्केच एंड डायग्राम। ठीक है। थ्री डायमेंशनल एड होते हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल एड विजुअल भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, बट जनरली विजुअल ज्यादातर होते हैं थ्री डायमेंशनल एड। थ्री डायमेंशनल एड में किसी चीज का आपने कोई नमूना बनाया है, मॉकअप, सिमुलेटर, डायमेंशनल एड में आते हैं। मॉडल यानी कोई आपने नमूना किसी चीज का बनाया है, आइए इसे हम कहते हैं बनावटी। वास्तविक चीज नहीं होती, लेकिन वास्तविक चीज को आप बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम मॉकअप कहते हैं। ये चल भी सकता है, लेकिन ये वर्किंग मॉडल मॉकअप जो है चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक कुछ है उसमें या कुछ बनाए हैं, बैटरी वाला सिस्टम है, तो आप चला भी सकते हैं। डायग्रामा का मतलब होता है चित्र से जो बताते हैं, चित्रावली, चित्र के माध्यम से। जैसे यहां भी कुछ बने हैं तो ये डायग्रामा हो जाएगा, चित्रावली। सिमुलेटर्स मैंने अभी बताया था आपको, निरूपण मशीन नहीं है, बट उस मशीन की क्रियाविधि हम किसी तरह से दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिमुलेटर्स, उसे हम कहते हैं सिमुलेटर्स। ये सब आते हैं, ये जितने आपके हैं मॉकअप, डायग्रामा और सिमुलेटर्स, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये जितने भी थ्री डायमेंशनल एड है ये अलग अलग तरह के होते हैं, बट जनरली तो मॉडल में मॉडल, बट वो दूसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। बट मॉडल्स कितने तरह के जनरली हम यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल मॉडल, सिंपल मॉडल और क्रॉस सेक्शन और कट आउट मॉडल। रिड्यूस्ड मॉडल, रिड्यूस्ड मॉडल, स्केल मॉडल, स्केल मॉडल, मॉकअप मॉडल। जनरली आप सुनते होंगे बहुत तरह के वर्किंग मॉडल हैं। इनलार्ज मॉडल, ENLARGE, एनलार्ज यानी बड़ा हुआ, और ट्रांसपेरेंट मॉडल। जनरली हम अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण में यूज किया जाता है, तो कम से कम नाम। सिंपल मॉडल, एक सिंपल बिल्कुल सरल, ये काम नहीं करेगा, बट उसकी थोड़ा डिजाइन होगी, जैसे मशीन का एक डिजाइन बना दिया, सिंपल मॉडल हो गया। क्रॉस और कटआउट यानी क्रॉस सेक्शन, आधा आधा अगर उसे बांट दिया जाए तो कैसा दिखेगा, तो क्रॉस दिखाते हैं।
क्रॉस सेक्शन रिड्यूस्ड यानी छोटा, बड़ी मशीन है तो उसका एक ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का एक छोटा भाग आपने बना दिया, तो हम कहेंगे रिड्यूस्ड मॉडल। स्केल मॉडल जनरली ड्राइंग में यूज करते हैं, किसी बिल्डिंग की ड्राइंग होगी तो उसकी स्केल हम यूज कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है और फिर उसको मॉडल को बनाते हैं तो उसको स्केल मॉडल। और मॉकअप मॉडल यानी बनावटी, उस मशीन का एक बनावटी बनावट मशीन का एकदम नकल करके जब आप बनाते हैं तो उसे जनरली मॉकअप मॉडल कहते हैं। वर्किंग यानी एक कार्य करता हुआ मॉडल, वर्किंग मॉडल का इलेक्ट्रिसिटी या कुछ बैटरी का आपने प्रोविजन किया जो कार्य। एनालॉग यानी जो छोटी मशीन है उसको बड़ा करके दिखाएं तो एनालॉग मॉडल। तो इतने तरह के मॉडल्स होते हैं। ये मॉकअप भी इतने तरह के हो सकते हैं। डायग्रामा तो खैर चित्र है, चित्र के द्वारा आप कुछ दिखाते हैं, 2 3 4 चित्रों को मिला के बना सकते हैं या चित्र के साथ कुछ डायग्राम हो, कुछ न्यूमरल्स हो, उन सबको आप बना दें तो वो डायग्रामा का है। और सिमुलेटर तो आप जानते ही हैं, अलग अलग आजकल सिमुलेटर बहुत ज्यादा यूज होता है। हो गया? हो गए सब लोग? ग्राफ मोनोग्राफ मैं नाम बता देता हूं, अभी इतना टाइम तो नहीं, हम इसको डिस्कस कर रहे तो खत्म होगा। मोनोग्राफ जनरली समस्या के समाधान के लिए यूज किया जाता है। मोनोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ। यहां पर और जनरली पाई ग्राफ को सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। जो पाई ग्राफ वहां बना हुआ है वो सर्किल ग्राफ है, समय प्रबंधन जो दिखा दे रहा है ये सर्किल ग्राफ भी से कहते हैं, या सर्कुलर ग्राफ भी कभी कभी बोल देते हैं, बट जनरली उसका एग्जैक्ट नाम है सर्किल। मोनोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन चीज को डिस्प्ले करने के लिए, मेनली परसेंटेज दिखाने के लिए, कितना भाग ये है, इतना भाग ये है, या विभिन्न डाटा में कंपैरिजन दिखाने के लिए ग्राफ का जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हिंदी इसका एग्जैक्ट हिंदी में भी नहीं बता पाऊंगा, से इसको जानते हैं तो आप लोग इसी नाम से अगर हिंदी भी लिखना तो ही लिखिए, मोनोग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल मतलब चित्र के द्वारा जो बताया जाता है उसे पिक्टोरियल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, मैप्स चित्र होते हैं, जियोग्राफिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप, रिलीफ मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। ये 4 मैप यानी 4 कैटेगरी मैप की होती है। या सर्वे ऑफ इंडिया में कभी आप जाए, सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करता है, बहुत बड़ा उसका ऑफिस है, 2 3 जगह है, बहुत बड़ा ऑफिस है। तो सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर आप देखेंगे कि जो, तो ये सब मैप आपको क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफिकल मैप कैसा होता है, हिस्टोरिकल मैप, रिलीफ मैप एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ये नाम आप देख ले। तो जियोग्राफी अलग अलग, जैसे इंडिया के अलग अलग स्टेट का जो मैप बनाते हैं उसे जियोग्राफिकल मैप बोलते हैं। रिलीफ क्या होता है, जैसे कहीं आपदा आ गई तो कहां कहां पर क्या क्या मटेरियल दे। इस आबादी में इतने लोग शिक्षित हैं, इतने अशिक्षित हैं,
इस स्टेट में इतने शिक्षित इतने, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैप उसे बोलते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मैप उसे बोलते हैं। चार्ट इसके चार्ट ट्री जाए, ट्री डायग्रामेटिक, तो एनिमेटेड, लो एनिमेटेड डाटा, एक्सप्लोडेड व्यू, पिक्टोरियल, फ्लिप एंड फैंटम। सबके आगे चार्ट लिख लें। चार्ट इतने तरह के हो सकते यूज करते हैं, और तरह के भी हो सकते हैं, पर जनरली जो हमारे व्यवसायिक प्रशिक्षण में जो चार्ट लिखे होते हैं, स्केच चार्ट, ट्री चार्ट, डायग्रामेटिक चार्ट, फ्लो चार्ट, एनिमेटेड चार्ट, डाटा चार्ट, एक्सप्लोडेड व्यू चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, फ्लिप FLIP फ्लिप चार्ट, और फैंटम चार्ट। नॉर्मली इसके चार्ट को आप यूज करेंगे, डायग्राम का भी यूज करते हैं, वो भी यूज करते हैं। जब कोई एक फ्लो चार्ट वो बना डाटा वाला भी यूज करते हैं, जगह जगह पर यूज होता है। आप अपने ट्रेड में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे पिक्टोरियल चार्ट है, जो पिक्चर है, ये पिक्टोरियल चार्ट में फ्लो चार्ट के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। इसको आप एक्सप्लोडेड व्यू में भी यूज कर सकते हैं। एनिमेटेड में भी यूज इससे, एनिमेशन में एनिमेटेड, और उसे हम उस पिक बहुत छोटा है तो उसे बड़ा करना हो तो फैंटम चार्ट के लिए यूज करते हैं। ये पिक्टोरियल चार्ट इन चार तरह से यूज किया जा सकता है। पिक्टोरियल चार्ट उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। बस खत्म हो गया आज का ये। मेरे हिसाब से इतना, अगर आपके हिसाब से कुछ हो तो आप नहीं पूछिए भाई, हमारा तो पुराना है। तब आपका भी यंग दिमाग, अगर कुछ और हो बंद कर दीजिए।